तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में फ्रिक्शन के चैप्टर को कंप्लीट किया था और जो आज का जो सेशन है इसमें हम हमारे फ्रिक्शन के ही चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इसे रिपीट करेंगे। तो देखो, हमारा फ्रिक्शन जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये हमेशा मोशन की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए हम फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, ऑपोजिंग फोर्स बोलते हैं। और इसे हमने कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोला है, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट की सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वहां उन ऑब्जेक्ट्स में मोशन होना कंपलसरी है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट में मोशन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं दोनों ऑब्जेक्ट में मोशन, एक ऑब्जेक्ट में मोशन होना कंपलसरी है। तो देखो, इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या क्या देखा था। देखो, फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है कि जब भी कोई व्हीकल हम चला रहे हैं, मान लो आपने उसका रेस करना बंद कर दिया तो व्हीकल आपका रुक जाता है। आपने सरफेस पर बॉल को पुश करके छोड़ दिया, बॉल कुछ टाइम बाद रुक जाती है। साइकिल पर आप पैडल नहीं चलाओगे, साइकिल रुक जाएगी। तो इन सब का रीजन क्या है, वो क्यों रुक रही है, वो सब फ्रिक्शन के कारण रुक रही है। तो देखो, हमारा जो ये फर्स्ट पॉइंट आता है वह आता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हमने पढ़ लिया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो जो डायरेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की फॉर्म में आ जाता है। तो वो क्या है, वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है और ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन होगी। सपोज मान लो आप इस बुक को पुश कर रहे हो, पहले बुक की जो कंडीशन जहां रखी हुई थी वो यहाँ रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने बुक पर फोर्स लगाया यानी उसे पुश किया, पुश और पुल क्या है, फोर्स ही तो है। आपने बुक को पुश किया तो बुक की जो जहां बुक थी टेबल पर वो थोड़ा आगे खिसक गई। तो यानी कि बुक को आपने इस डायरेक्शन में पुश किया और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट साइड की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगा है। फिर देखो, इसमें आप बुक को लेफ्ट साइड में पुश कर रहे हो तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, राइट साइड में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यानी हमेशा जो है उससे जो ऑब्जेक्ट की मोशन की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और देखो, हमने ये भी एग्जांपल पढ़ा था, ए बॉय फॉल्स डाउन व्हेन ही स्टेप्स ऑन ए बनाना पील। जब वो केले के छिलके पर पैर रखता है तो वो क्यों स्लिप हो जाता है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, उसके सरफेस के बारे में पढ़ा था कि केले के छिलके की जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, जैसे ही हम पाम रखेंगे इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगा और वहां फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। फ्रिक्शन जब कम होगा तो हमारा इंटरलॉकिंग नहीं हुई, फ्रिक्शन कम, तो हमारा जो पाम रखा गया उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा और हमारा पाम आगे की ओर स्लिप हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया था। फिर देखो, हमारा इसी में आता है, यू सा दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, अगर आप फोर्स को लेफ्ट में अप्लाई कर रहे हो, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट, अगर आप फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा। आप जिस भी डायरेक्शन में लगाओगे फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, अगर आप राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक। यानी इन दोनों इस कंडीशन में इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बुक के मोशन को अपोज कर रहा है। फिर देखो नेक्स्ट क्या आता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। जो भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, आपने बुक को पुश किया यानी आपने फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स को कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है, इसे रोक रहा है वो। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of table. हमेशा फ्रिक्शन फोर्स, मैंने बोला कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो उस एक्टिविटी में कौन कौन कांटेक्ट में था, बुक की सरफेस और टेबल की जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में थी। ठीक है, इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस, क्या सारी सरफेसेस के लिए फ्रिक्शन सेम होता है।
डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, और ये स्मूथनेस पर कैसे डिपेंड करता है। देखो टोटल 2 टाइप की सरफेस है, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। आपको मैंने बताया कि फ्रिक्शन जो है रफ सरफेस पर क्या होगा, ज्यादा होगा, और स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा। तभी तो केले के छिलके पर पाँव रखते ही अपना पाँव आगे की ओर जाता रहता है। क्यों जाता रहता है? क्योंकि उस पाँव को आगे की ओर जो मोशन हो रहा है उसको रोकने के लिए वहां कोई फोर्स नहीं है, तो फिर वो आगे की ओर चला जाएगा और हम स्लिप होकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन रफ सरफेस में क्या होगा कि इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली हो जाएगी। जैसे ही इंटरलॉकिंग हो जाएगी तो मतलब क्या है, वहां मोशन नहीं हो पाएगा। मोशन नहीं हो पाएगा इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा लगेगा। फिर देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? सरफेस का पढ़ा था कि अगर रफ सरफेस है इंटरलॉकिंग ज्यादा यानी फ्रिक्शन भी ज्यादा, स्मूथ सरफेस इंटरलॉकिंग कम यानी फ्रिक्शन भी कम। और एक हमने पढ़ा था कि आप उस ऑब्जेक्ट की सरफेस, जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को आप प्रेस करो तब। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप कारपेट को खींच रहे हो और आपका भाई आकर बैठ जाता है, तो आप कारपेट को नहीं खींच पाते हो क्योंकि उसके ऊपर आप फोर्स, उसके ऊपर जैसे आपका भाई बैठा उनके वेट के कारण उस कारपेट पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, यानी वो प्रेस हुआ है। जैसे ही कारपेट प्रेस होगा तो उसका जमीन के साथ जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत टाइटली हो जाएगा और फिर आप उसे खींच नहीं पाओगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू बढ़ गया। तो देखो जो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो आपके पास एक ब्रिक इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप फोर्स का मेजरमेंट करते हो। मान लो आपने स्प्रिंग बैलेंस से कोई भी चीज को वेट को उससे लगा बांध दिया, तो वहां फ्रिक्शन जो ये स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पर देखो आपको कुछ वैल्यूज लिखी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपने इसे कुछ वेट को लगा दिया, जैसे ही आप इसे कुछ वेट को लगाओगे तो आपका स्प्रिंग बैलेंस जो है यहाँ पर आपको जो रीडिंग है वो शो करना स्टार्ट कर देगा। आप जितना भी वेट उसे लगाओगे आपको इस स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पर रीडिंग वो शो होगी। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है? देखो स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स, फोर्स को मेजर करता है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी स्प्रिंग जो बैलेंस है वो उस फोर्स को मेजर करेगा जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। फिर देखो इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय ए पॉइंटर मूविंग ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल, यानी इस स्केल पर जैसे आप इसे वेट लगाओगे इस स्केल पर यहाँ पर आपको रीडिंग शो हो जाएगा। द रीडिंग ऑफ द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितना भी यहाँ पर रीडिंग आएगा वो हमारा क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। फिर देखो सेकंड हमारा क्या आता है, इसी में पॉइंट आता है मेक। सेकंड देखो हमारा यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी बताई है। इस एक्टिविटी में देखो क्या किया, पहले एक ये आपका टेबल है, इस टेबल पर आपने कुछ बुक्स रखकर वहां पर एक हार्डबोर्ड शीट लगा दी, ठीक है, और आपने एक स्लोप का फॉर्मेशन कर लिया। स्लोप बन चुका है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो यानी ये जो स्लोप है इस स्लोप के ए पॉइंट पर आपने एक पेंसिल सेल रखा। सबसे पहले आपने यहाँ पर पेंसिल सेल को रखा और यहाँ से आपने उस सेल को छोड़ा। जैसे ही आपने सेल को छोड़ा तो ये सेल यहाँ पर आकर रुक गया, पॉइंट ए पर आकर रुक गया आपका सेल। सॉरी पॉइंट बी दे दो, यहाँ पर पॉइंट ए लिखा हुआ है, यहाँ पॉइंट बी पर आपका सेल आकर रुक चुका है। फिर आपने देख लिया, डिस्टेंस आपने नोट कर लिया। मान लो ये डिस्टेंस आता है आपके पास 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आता है, ओके। फिर आपने क्या किया, उसी पेंसिल सेल को, वही आपके पास स्लोप है और वही पॉइंट ए से आपने पेंसिल सेल को छोड़ा, लेकिन अब यहाँ आपने क्या किया, इस टेबल पर आपने एक कपड़ा लगा दिया। कोई भी कपड़ा लगा दो, बस उसमें रिंकल नहीं होने चाहिए। फिर आपने यहाँ से सेल को छोड़ा। जब आप सेल को छोड़ोगे तो आप देखोगे कि जो सेल है उसने इतना ही डिस्टेंस क्रॉस किया है। तो यानी ये सरफेस कैसी है? रफ। ये वाली सरफेस कैसी है? स्मूथ। स्मूथ सरफेस में जो इंटरलॉकिंग है वो कम होगी या ज्यादा होगी?
कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि उसमें ग्रूव्स प्रेजेंट नहीं है। जब ग्रूव्स प्रेजेंट नहीं है तो वहां इंटरलॉकिंग भी नहीं हो पाएगा। इंटरलॉकिंग नहीं होगा तो जो फ्रिक्शन है वो कम होगा, कम होगा तो आपका मोशन जो है वो जल्दी होगा। तो यहाँ पर मोशन जो है उसने ज़्यादा डिस्टेंस क्रॉस किया, लेकिन इस एक्टिविटी में वो बहुत कम डिस्टेंस, पहले यहाँ पहुंचा था लेकिन अब वो इतना ही डिस्टेंस क्रॉस करेगा क्योंकि यहाँ सरफेस कैसी है? रफ है। रफ सरफेस होने के कारण उसमें ग्रूव्स प्रेजेंट है, इंटरलॉकिंग हो जाएगी और जो फ्रिक्शन है वो जनरेट हो जाएगा, जिससे कि मोशन जो है बहुत कम हो पाएगा। फिर देखो, इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, कौन से केस में डिस्टेंस मिनिमम है? वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। यहाँ पर इनकी जो सेल की जो आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस किसने क्रॉस की है, जब हमने इस सेल को कपड़े पर करवाया है, कपड़ा लगाकर उसको मूव करवाया, मोशन करवाया, तब वहां बहुत कम डिस्टेंस क्रॉस हुआ है। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस कम क्रॉस हुआ है। फिर देखो यहाँ आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। एवरी टाइम डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम कौन सी सरफेस का यूज करें? स्मूथ सरफेस का, यहाँ हम रफ सरफेस का यूज कर रहे हैं, इसी रीजन से वहां डिफरेंट है। तो देखो, ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट। तो आपको पता चल गया कि जो फ्रिक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सरफेस की जो नेचर है उस पर डिपेंड कर रहा है। देखो क्या आता है यहाँ, friction is caused by the irregularities on the two surface in contact, यानी जो फ्रिक्शन है टू सरफेसेस की इरेगुलरिटीज पर डिपेंड करता है। अगर स्मूथ सरफेस है तो वहां रेगुलरिटीज होगी, अगर रफ सरफेस है तो वहां पर इरेगुलरिटीज होगी। जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होगी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उतना ही कम डिस्टेंस को क्रॉस करेगा। फिर देखो, इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम, अगर स्मूथ सरफेस है तो उसमें इरेगुलरिटीज बहुत कम होगी। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, अगर इरेगुलरिटीज है तो दो सरफेस एक दूसरे में इंटरलॉक्ड हो जाती है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स to overcome interlocking. On rough surfaces there are a larger number of irregularities, अगर रफ सरफेस है तो वहां irregularities बहुत ज्यादा होगी। So the force of friction is greater if a rough surface is involved, अगर रफ surfaces involved हो रही है तो वहां पर जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत ज्यादा होगी, यानी वहां पर जो फ्रिक्शन है वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। फिर देखो, ये आपको यहाँ पर सरफेस के बीच में आपको बताया है कि ग्रूव्स प्रेजेंट है, रफ सरफेस है उनमें ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं तो उनमें इंटरलॉकिंग हो जाता है। ये सब क्या है? ये इरेगुलरिटीज है, ये हमारा पार्ट जो है ये इरेगुलरिटीज का है, यानी ग्रूव्स प्रेजेंट होती है और उनके बीच में इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली हो जाती है। फिर देखो नेक्स्ट आता है, वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस। हमने देखा कि फ्रिक्शन किसके कारण आ रहा है? दो सरफेसेस के बीच में अगर इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है तो उनमें इंटरलॉकिंग हो जाएगी, इसी के कारण फ्रिक्शन कॉज होता है। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर, अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में, अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को प्रेस कर रहे हो तो भी क्या होगा? हमारा फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। फिर देखो, यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग ए मैट व्हेन नो बॉडी इज सिटिंग ऑन इट, जब तक उस का जो आपका मैट है उस पर कोई भी नहीं बैठा तब आप उसे अपनी ओर खींच रहे हो, तब आप क्या रियलाइज करते हो, और जब आप उस पर कोई आकर बैठ जाता है तब आप क्या रियलाइज करते हो। Recall your experience last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get that experience now. What is easier to move? To move the box from rest or move it when it is already in motion. अब यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक हैवी बॉक्स है वो रखा हुआ है, ओके उसको रेस्ट की स्टेट में अगर आपको कोई बोले आप इसको पुश करो और आप इसमें मोशन स्टार्ट कर दो, एक तो वो कंडीशन है। एक ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, आपको बोला जा रहा है कि मोशन कर रहा है, आप इस पर फोर्स लगा के इसको कंटिन्यू मोशन में रखो। तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन में आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, कौन सा काम आपके लिए करना मुश्किल होगा। तो देखो, जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट में है उसको हमें मोशन करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा?
क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अभी क्या है, रेस्ट की स्टेट में है, यानी उसका जो फोर्स है वो सारा कहाँ लग रहा है, जमीन पर लग रहा है, तो इंटरलॉकिंग क्या है, ज्यादा हो जाएगी। जब इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी तो उसको मोशन करवाने के लिए आपको भी फोर्स उस पर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इंटरलॉकिंग को आप तोड़ना चाहते हो वहां, तभी तो वो मोशन करेगा, तो वहां आपको जो फोर्स है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। और मान लो एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, वो मूव ऑलरेडी कर रहा है, उसको कंटिन्यू मोशन में रखने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको उस दूसरी वाली सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग करने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है। जब उसे इंटरलॉकिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो उस पर मोशन कर रहा है, रफ सरफेस है दोनों, बट इंटरलॉकिंग के लिए उसे टाइम नहीं मिलेगा, जिससे कि वहां फ्रिक्शन जो है कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो कम होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब वो ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है तब वहां पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, उसको मोशन करवाने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर दे उस टाइम उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट किसी व्हील्स पर मोशन कर रहा है, व्हील्स लगे हुए ऑब्जेक्ट में, फिर वो मोशन कर रहा है, तो वहां कौन सा मोशन, कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। फिर देखो, ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज a measure of sliding friction. Okay, फिर देखो, when the box starts sliding the contact points of its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor, so the sliding friction is slightly smaller than the static friction. अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, तो देखो इसको एक बार फिर रिपीट करते हैं कि मान सपोज, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रिकॉल आल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर, यानी यहाँ पर जो कीचड़ वाली जगह है वहां पर, या जो गीला जो मार्बल है जहाँ पर पानी डाला हुआ है वहां पर चलना हमारे लिए मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि सरफेस जो है स्मूथ हो जाएगी, स्मूथ सरफेस हो जाएगी तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी और हम स्लिप हो जाते हैं, इसलिए चलना हमारे लिए वहां मुश्किल होता है। तो फ्रिक्शन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, हमारे चलने में। ठीक है, जब हम चलते हैं, हमने पीछे की ओर पांव से फोर्स लगाया तो अर्थ आगे की ओर फोर्स लगा रही है, वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन है। जो अर्थ फोर्स लगा रही है वही फ्रिक्शन है। अगर अर्थ फोर्स ना लगाती तो क्या होता कि आप पीछे की ओर फोर्स लगा रहे हो तो आपका पांव कंटिन्यू पीछे चला जाएगा और आप मुंह के बल आगे की ओर गिर जाओगे। इस चीज को रोकने के लिए ही हमारी अर्थ पीछे से फोर्स लगा रही है। आपने फोर्स कहां लगाया, पीछे की ओर, अर्थ ने फोर्स कहां लगाया, आगे की ओर, तभी तो मोशन हुआ, तभी तो आपने डिस्टेंस को क्रॉस किया। तो ये क्या है, ये एक फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से ही हम चल पा रहे हैं। ठीक है, You could not write with pen और pencil if there were no friction. हमारे लिखने में भी अगर आप आज अपनी नोटबुक में कुछ लिख पा रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पर आप टीचर का लिखा हुआ कुछ देख पा रहे हैं तो उसका रीजन भी फ्रिक्शन है। क्यों है, क्योंकि जब आप लिखते हैं पेंसिल से तो क्या होगा, आप जब लिख रहे हैं फोर्स लगेगा, यानी आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट की जो लीड है उसके पार्टिकल्स और जो ग्रेफाइट की लीड है उसके और जो आपका नोटबुक है उसका जो पेज है उनकी सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है, उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगा और जो ग्रेफाइट के जो पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेफाइट लीड से हटकर आपके नोटबुक के पेज पर आ जाएंगे और फिर आपको वो आपकी हैंडराइटिंग दिखाई देती है। तो हमारा लिखने का रीजन भी क्या है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आता है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है, इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट कर दिया है तो वो हमेशा मूव करता रहेगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में तो वो अपना मोशन स्टार्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए फ्रिक्शन मोशन को स्टार्ट करने के लिए और मोशन को रोकने के लिए बहुत कंपलसरी है। देखो, had there been no
फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड। अगर टायर्स और ऑटोमोबाइल्स जो हैं, टायर्स ऑटोमोबाइल्स के जो टायर्स है उनमें और रोड में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा किनके बीच में, टायर और रॉड के बीच में, तो हम हमारे व्हीकल को ना तो स्टार्ट कर पाएंगे और ना ही उसे रोक पाएंगे। अगर चल रहा है, अगर फ्रिक्शन खत्म हो गया तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे कभी भी। मान लो कि जब आपको व्हीकल स्टार्ट करना है तो आपका टायर जिस डायरेक्शन में घूमेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। आपका टायर इस डायरेक्शन में, अगर मान लो आपका टायर ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में आपका टायर घूम रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अगर इस डायरेक्शन में टायर घूम रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो अपोजिट एंड फ्रिक्शन फोर्स है तभी आपका टायर जो व्हीकल है वो चलना स्टार्ट होता है। और अगर आपको अपने व्हीकल को रोकना, आप ब्रेक पैड का यूज करोगे, जो ब्रेक पैड है वो वहां पर टायर की रिम पर आकर लग जाएगा और आपका व्हीकल जो है वो रुक जाता है, क्योंकि वहां उसने फ्रिक्शन को जनरेट किया है। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप अपने व्हीकल की डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकते, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करता रहेगा। ठीक है, फिर आता है, यू कुड नॉट फिक्स ए नेल इन द वॉल और टी ए नॉट विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप नेल को जो वॉल के अंदर फिक्स नहीं कर पाओगे। हम जो है घरों का भी फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है, बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो आपने देखा होगा, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि शूज का जो सॉल है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। शूज जब हमारे नए होते तो उनमें ग्रूव्स प्रेजेंट होती है। वो ग्रूव्स क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि हमारा पांव स्लिप ना हो। पांव स्लिप किस कंडीशन में नहीं होगा, जब रफ सरफेस होगी। तो शूज में अगर ग्रूव्स प्रेजेंट है तो यानी वहां रफ सरफेस है, जैसे ही आप जमीन पर चलोगे तो उसका इंटरलॉकिंग हो जाएगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा और आपके मोशन को वो कंट्रोल करेगा। तो फ्रिक्शन का होना कंपल्सरी, इसीलिए हम पुरानी जो फुटवियर है उसका जैसे ही सॉल स्मूथ हो जाता है हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा पांव बार बार स्लिप होना उससे स्टार्ट हो जाता है। देखो, ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल। एविल क्यों है, देखो इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे चलने में यूज हो रहा है, हम जो लिख पा रहे हैं वो भी हम फ्रिक्शन के कारण ही लिख पा रहे हैं। तो और एक एविल क्यों है, क्योंकि it wears out the materials whether there are screws, बॉल बियरिंग और सोल्स ऑफ शूज, कि जो शूज के जो सोल्स वगैरह वो खराब हो जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन worn आउट स्टेप्स ऑफ फुट आवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। आपने रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां देखी होगी, वहां से जब कंटिन्यू पैसेंजर्स आते जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जो ब्रिज बना हुआ है वहां से पैसेंजर कंटिन्यू जाएंगे, तो वो क्या होती है, वो सीढ़ियां थोड़े टाइम में खराब हो जाती है। तो उसका रीजन भी क्या है, उसका रीजन भी एक फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट। आपको पता है फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। सर्दी में ठंड लगती है, हम अपने हाथ को एक दूसरे के ऊपर चलाते हैं, चलाकर वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होने का रीजन क्या है, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आए, आप मोशन करवा रहे हो ऑब्जेक्ट के बीच में, इनके बीच में क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा और हमारे हाथ जो है गर्म हो जाते हैं। तो इससे हमें किस चीज का पता लगता है कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो हीट को भी जनरेट कर रहा है। तो कुछ मशीन्स ऐसी है जिनमें जो जैसे आप उनको यूज करते हो मशीन गर्म हो जाती है। गर्म होने का रीजन क्या है कि वो हीट जनरेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मिक्सर को यूज करते हो तो अगर आप उसे चलाते हो तो आपका जो जार है मिक्सर का वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होगा, क्योंकि उसने हीट जनरेट किया है, उसने एनर्जी का लॉस किया है। और कुछ मशीनरीज ऐसी होती है जो उतने ज्यादा हीट को सहन नहीं कर पाती और वो मशीनरीज खराब हो जाती है। फिर देखो क्या आता है, vigorously rub your palms together for a few minutes. How do you feel when you strike a matchstick? अगर आप मैचस्टिक जला रहे हो तो आप मैच बॉक्स पर मैचस्टिक को रब करते हो और वो जल जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही आप मैचस्टिक को मैच बॉक्स पर रब करोगे, देखो यहाँ अगर आप मैचस्टिक को मैच बॉक्स पर जब रब कर रहे हो तो जलना स्टार्ट हो जाती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आप इस पे इसको रब कर रहे हो, रब करने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और मैचस्टिक के यहाँ पर जो केमिकल्स लगे हुए, ये मैचस्टिक है, इसके कॉर्नर पर जो स्टार्टिंग एंड पर जो केमिकल्स लगे हुए, इन केमिकल्स का जो हीट आएगी उस हीट के कारण इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये जो केमिकल्स है ये जलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर देखो क्या आता है,
यहाँ पर आपको हैंड्स को रब करते हुए दिखाया गया है कि जब हैंड्स को रब करोगे तो हमारा हाथ जो है गर्म हो जाएगा। फिर देखो क्या आता है, व्हेन ए मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अगर किसी मशीनरीज में हीट जनरेट हो रही है, वो मशीन चलते हुए गर्म हो रही है, तो यानी उसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। यानी अब हम फ्रिक्शन को, ये जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो हमारे लिए हम नुकसानदायक है, क्यों, हमारा भी जो भी फ्यूल है, हमारी जो मशीनरीज है वो खराब होंगी, एनर्जी का लॉस हो रहा है तो हमें तो नुकसान हो रहा है ना। तो उस चीज को हम कंट्रोल कैसे करें, यानी हम फ्रिक्शन को वहां कंट्रोल करना पड़ेगा हमको। जहां पर हमें लॉस हो रहा है वहां हम फ्रिक्शन को कंट्रोल करेंगे, और जहां फ्रिक्शन से हमें बेनिफिट है वहां हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो देखो फ्रिक्शन को इंक्रीज भी करनी जरूरत है, कहाँ जरूरत है, जहां हमें बेनिफिट्स है, जिन कंडीशंस को हम फ्रिक्शन के बिना नहीं कर सकते हैं, डेली लाइफ की जिन एक्टिविटीज को हम फ्रिक्शन के बिना नहीं कर सकते, वहां हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और जहां हम फ्रिक्शन के कारण हमें लॉस होता है, जैसे मशीनरीज हमारी खराब हो जाती है, या फिर हमारे साइकिल के जो टायर हैं जब वो पुराने हो जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, तो मतलब जहां हमें फ्रिक्शन से लॉस है वहां हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जिनसे हम कर सकते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा व्हीकल्स के टायर इस तरह से होते हैं, यानी इनके अंदर ये ग्रूव्स जो है, यहाँ पर ये क्या है, खाली स्पेस जो है, ये क्या है, ग्रूव्स प्रेजेंट है। ये जो ग्रूव्स प्रेजेंट है, ये हमारे जो रॉड है उसकी जो रफ सरफेस है उसे क्या करेगा, इंटरलॉकिंग कर लेगा। जब इंटरलॉकिंग कर लेगा तो वहां फ्रिक्शन जो है वो जनरेट होगा, और जब हमारा व्हीकल हम ब्रेक लगाते हैं या किसी भी रीजन से उसमें स्लिप होने के चांस कम रहते हैं। लेकिन जब साइकिल का टायर या व्हीकल्स का टायर जो है, अदर व्हीकल्स का टायर जब पुराना हो जाता है, उनमें ग्रूव्स एब्सेंट हो जाती है, सरफेस स्मूथ हो जाता है, और जो फ्रिक्शन है वहां जनरेट नहीं हो पाता, और हमारा व्हीकल इजीली वहां से स्लिप होने का चांस बढ़ जाता है। फिर देखो क्या आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसिकल द ब्रेक्स पैड डू नॉट टच द व्हील। जब आप साइकिल चला रहे हो, ब्रेक पैड्स जो है वो कभी भी उसको टच नहीं करते हैं टायर को, लेकिन बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन द व्हील स्टॉप्स मूविंग। वो मूव करना रुक जाते हैं। यू माइट हैव सीन द कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड विद सॉइल फॉर ए बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। यानी आपने कबड्डी प्लेयर को देखा होगा, वो खेलने से पहले अपने हाथों पर मिट्टी को रब करता है। रब करने का रीजन क्या है, कि हाथ जो है उनकी सरफेस रफ हो जाए। मिट्टी रब करेगा, सरफेस रफ हो जाएगी, तो दूसरे वाले प्लेयर को पकड़ना आसान होगा, तो इसलिए वो अपने हाथों पर जो है वो मिट्टी को, सॉइल को रब करते हैं। जिम्नास्ट अप्लाई सम coarse substance on their hands to increase friction for better grip। यानी जो भी रफ सरफेस है वो इंटरलॉकिंग जो है बहुत अच्छे से कर देती है। फिर देखो जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो आप इस पर पाउडर डालते हो कभी कभी, क्यों डालते हो, क्योंकि ताकि इसका सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाए और फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए, आपका स्ट्राइकर जो है वो ज्यादा डिस्टेंस को क्रॉस कर सके। ओके फिर देखो हमारा नेक्स्ट आता है कि फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, यहां तो हमने देखा फ्रिक्शन को आप कैसे कम कर रहे थे, यहां हमने फ्रिक्शन को कम किया पाउडर डालकर, और फ्रिक्शन को हम और कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं, कुछ लुब्रिकेंट्स होते हैं जिनका यूज, यानी ऑयल ग्रीस वगैरह जो है इनका यूज करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये जो लुब्रिकेंट्स है, मान लो ऑयल ग्रीस जो है ये एक लुब्रिकेंट्स है, देखो क्या लिखा है यहाँ, When oil grease or graphite is applied between the moving parts of machine, अगर आप मशीन के जो मूविंग पार्ट है वहां पर ऑयल ग्रीस का यूज करते हो तो एक थिन लेयर जो है वो जो मूव करते हुए जो पार्ट्स हैं उनके बीच में एक थिन लेयर बन जाता है। जब थिन लेयर बन जाएगा एंड मूविंग सरफेसेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, अब जो मूविंग सरफेस है वो डायरेक्टली एक दूसरे के टच में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखो मानो ये आपके दो मशीन के पार्ट्स हैं जो एक दूसरे को टच में करके मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ लुब्रिकेंट्स का यूज कर दोगे तो इनकी जो रफ सरफेस है यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर हमारा जो लुब्रिकेंट है जो ऑयल ग्रीस है वो आ जाएगा। तो क्या होगा, आपके जो ऑब्जेक्ट जो आपका मशीनरी थी उसकी ये जो सरफेसेस है ये डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगी, कांटेक्ट में नहीं आएगी तो रब नहीं होगा, एक दूसरे से रगड़ नहीं आएगी, तो ये आपका जो मशीनरीज के जो पार्ट्स है ये खराब नहीं होंगे। अगर दोनों कंटिन्यू एक दूसरे टच में आएंगे, इंटरलॉकिंग होगा, फिर भी अगर आप इसे चला रहे हो तो क्या होगा, ये धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन लुब्रिकेंट्स का यूज करोगे तो दोनों पार्ट्स डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे।
फिर देखो, इन सम मशीन्स it may not be advisable to use oil as lubricants and air cushion between the moving parts is all used to friction reduce friction। हाँ, और कुछ मशीन्स ऐसी होती है जहां पर हम ऑयल ग्रीस का यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एयर कुशन्स का, कुशन जो है उनका यूज किया जाता है। फिर देखो नेक्स्ट हमारा आता है, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में लुब्रिकेंट्स यानी ऑयल ग्रीस का यूज कर लो या पॉलिश कर दो किसी जगह और मशीनरीज के जो पार्ट्स हैं उन पर, तो क्या आप फ्रिक्शन को वहां से जीरो कर सकते हो? तो देखो फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। देखो यहाँ यही लिखा है, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। कोई भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं हो सकती, उसके अंदर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होगी, चाहे आप कितना भी लुब्रिकेंट्स यूज कर लो या कितना भी अगर आप पॉलिश सरफेस कर दो उस सरफेस पर, लेकिन वहां पर फ्रिक्शन कुछ ना कुछ तो होगा। फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर देखो, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, जो व्हील्स है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बच्चा जो है वो ट्रॉली बैग को लेकर जा रहा है। हैवी सामान को क्या आप ट्रॉली बैग को डायरेक्ट उठा सकते हो? नहीं उठा सकता ये बच्चा, लेकिन जब इसके व्हील्स लगे हुए हैं तो ये ट्रॉली बैग को इजीली मूव करवा सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो व्हील्स है वो किसको जनरेट करेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन को जनरेट करेंगे, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो एक वीकेस्ट फ्रिक्शन है। क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग होगी वो बहुत कम सर्फ एरिया में होगी, तो बहुत कम एरिया में अगर इंटरलॉकिंग होगी तो वहां फ्रिक्शन भी कम होगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन एक वीकेस्ट फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन के कारण ही जो व्हील्स है वो रोलिंग फ्रिक्शन को जनरेट करेंगे। इसी के कारण क्या होगा, जो हम इजीली जो व्हील्स लगे हुए जो भी ऑब्जेक्ट है उनको मोशन करवा सकते हैं, यानी जो व्हील्स है वो मोशन वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। फिर देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगा? देखो, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, रोलिंग फ्रिक्शन हमने क्या पढ़ा था, स्टैटिक फ्रिक्शन जो था वो इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, यानी हमारा जो सबसे कम वैल्यू आया था वो किसका आया था? रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम आया था। फिर देखो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, जो बॉल बियरिंग्स है ये भी क्या करती है? बॉल बियरिंग्स का भी यूज मशीनरीज में किया जाता है। ये क्या करेंगे? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगी, ठीक है। बॉल बियरिंग्स रिड्यूस फ्रिक्शन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या पढ़ा था? अभी हमने देखा था कि जो दो सॉलिड सरफेस है, जो हार्ड सरफेसेस है, वो फ्रिक्शन लगा रही थी। तो क्या पानी में चलते हुए कभी नाव रुकेगी नहीं? अगर चप्पू चलाना बंद कर दोगे तो नाव रुक जाएगी। हवा में अगर मान लो एरोप्लेन उड़ रहा है, अगर पायलट बोल दे कि नहीं मैं एरोप्लेन नहीं उड़ाऊंगा, तो फिर वो नीचे आके क्रैश हो जाता है। उसका रीजन क्या? वो नीचे क्यों आया? वो ऊपर ही उड़ता क्यों नहीं रहा? हवा में क्यों नहीं रहा? क्योंकि पहले तो फ्यूल का यूज होकर वो उड़ रहा था, वो एनर्जी का यूज कर रहा था, लेकिन जैसे उसने चलाना बंद कर दिया या नाव में चप्पू चलाना बंद कर दिया, यानी आपने उसको जब आपने उसमें मोशन बंद करवा दिया तो वो रुक जाएगा एक जगह। वो हवा में तो रुकेगा नहीं, वो नीचे की ओर आके क्रैश हो जाता है। और जो हमारा बोट है वो भी पानी में रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो जो पानी है वो आपको रोक रहा है वहां। तो कौन से दो ऑब्जेक्ट यहाँ कॉन्टेक्ट में आए हैं? पानी और बोट कॉन्टेक्ट में आई है, और जब एरोप्लेन क्रैश हो नीचे आकर क्रैश हो रहा है तो वहां कौन कांटेक्ट में था? एरोप्लेन पर फिर किसने फोर्स लगाया? वो नीचे क्यों आ गया? तो एरोप्लेन पर एयर ने फोर्स लगाया है। तो एरोप्लेन की सरफेस और जो एयर है वो दोनों आपस में कांटेक्ट में है, यानी कि फ्रिक्शन के लिए कोई भी दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकती है। कोई जरूरी नहीं है हमेशा सॉलिड सरफेस या जो हार्ड सरफेस है वही कांटेक्ट में आए। यहाँ पर बोट की सरफेस किससे? पानी से, और एरोप्लेन का कांटेक्ट किससे था? एयर से था। यानी कि ऐसे हमारा कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस जिसके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो, यानी कि वाटर भी फ्लो करता है, और जो एयर है, एयर में कौन प्रेजेंट है? गैसेस प्रेजेंट है, और वो गैसेस भी क्या करते हैं? हम बोलते हैं ना एयर फ्लो होती है,
तो एयर में भी फ्लो करने का कैरेक्टर प्रेजेंट है, यानी गैसेज में फ्लो करने का कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो ये जो लिक्विड और जो गैसेज है, इनसे जो फ्रिक्शन, इनकी वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है, यानी हमारी जो बोट रुक रही है, वो क्यों रुक रही है? क्योंकि वाटर जो है इस पर फ्रिक्शन लगा रहा है। हमारा एरोप्लेन नीचे आ रहा है, गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? एयर लगा रही है। तो गैसेज और लिक्विड के कारण जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्लूइड का मीन कभी भी ओनली फॉर लिक्विड से नहीं होगा, फ्लूइड का मीन दोनों से होगा, लिक्विड और गैस से, दोनों से। तो देखो, you know that air is very light and thin, yet it exerts frictional force on an object moving through it. Similarly, water and other liquids exert force of friction when object move through them. यानी वाटर और गैस एयर के बीच में से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा होगा? फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। अब देखो, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन का शेप आपको कैसे दिख रहा है? आगे से चोंचदार है। कोई भी जो बर्ड्स है उनका शेप भी चोंचदार, हमारी जो फिशेज होती है वो भी आगे से चोंचदार होती है। उन सब का रीजन क्या है? इनकी शेप ऐसी क्यों है? ये जो शेप है इसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। हमने पढ़ा था, जो स्ट्रीमलाइन शेप है ये क्या करेगी? मान लो ये इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो जो एयर है वो किस डायरेक्शन में? एरोप्लेन उड़ रहा है, तो जो एयर है वो फोर्स कहाँ लगाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में एयर यहाँ फोर्स लगाएगी। इसका आगे से शेप ऐसा करने का रीजन क्या है? ताकि बहुत कम एरिया पर एयर का फोर्स लग सके। तो यानी फ्रिक्शन जो है, एयर के कारण जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बहुत कम होगा। बर्ड्स में भी सेम यही कंडीशन आ जाएगी, बहुत कम एरिया पर एयर का फ्रिक्शन लगेगा। और पानी के अंदर अगर फिश है तो पानी के अंदर जो फिश होगी तो उसके भी बहुत कम एरिया पर वाटर के कारण फोर्स लगेगा। अगर मान लो फिश इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वाटर लगाएगा फोर्स, तो वो कौन सा होगा? फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। फिर देखो, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं? ड्रैग भी बोलते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट। जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो हमारा किस किस पर डिपेंड करता है? स्पीड पर डिपेंड करता है। स्पीड पर कैसे? जैसे मान लो आप तेज दौड़ रहे हो, हवा चल रही है, पहले हवा नहीं चल रही थी, आपने सोचा हाँ ठीक है भाई मैं तो दौड़ता हूँ, आप दौड़ते हो, फिर आप देखोगे कि आपके बाल जो, आपके कपड़े जो अचानक से पीछे की ओर उड़ने लग जाते हैं, या आप बहुत तेज साइकिल चला रहे हो तो आपके बाल पीछे की ओर उड़ने लग जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? कि जो एयर है, जो गैसेज है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आप अगर राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो एयर जो वो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। उस लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रही है एयर, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। उसी फ्रिक्शन के कारण आपके बाल जो वो पीछे की ओर उड़ते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है? धीरे चलोगे तब नहीं उड़ेंगे, लेकिन जैसे ही साइकिल की स्पीड बढ़ाओगे उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये किस पर डिपेंड करता है? स्पीड पर डिपेंड करता है, और ये शेप पर भी डिपेंड करता है, और फिर हम देखेंगे कि ये नेचर पर भी डिपेंड करता है। फ्लूइड की नेचर पर डिपेंड, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी देखी थी, वाटर, ऑयल और जो हमारा हनी था उसके बीच में, उसके अंदर हमने एक मार्बल के टुकड़े को डाला था। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाटर में क्रॉस हुआ था, क्योंकि वाटर की जो विस्कोसिटी थी वो कम थी। वाटर की विस्कोसिटी कम थी तो इसमें वाटर के कारण जो फ्रिक्शन लग रहा था वो कम था। यानी जो जितना गाढ़ा होगा ना, अगर कोई मान लो आपके पास सब्सटेंस जितना गाढ़ा होगा उसमें उसका जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसमें उसका मोशन जो उतना ही धीरे होगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शन जो लगेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन, वो ज्यादा होगा। तो ये नेचर पर भी डिपेंड करता है। It is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them, यानी उन पर फ्रिक्शन लगता है। In this processes, they lose energy, उनके एनर्जी का भी लॉस होता है। Efforts are therefore made to minimize friction, हमें जो फ्रिक्शन है उसको मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम उसकी स्पेशल शेप बनाते हैं। शेप जो स्पेशल बनाई जाती है, तो जो शेप बनाई जाती है उस शेप को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन शेप बोलेंगे। फिर देखो कि जो आपने देखा होगा, फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल टाइम, देयर बॉडीज मस्ट हैव इन्वॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम नॉट टू लॉस मच एनर्जीज ओवरकमिंग फ्रिक्शन, यानी उनका शेप ऐसा बना दिया जाता ताकि बहुत कम एनर्जी का लॉस हो सके।
तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी कैसी बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है। आप जब पानी में स्विमिंग करते हैं, देखा होगा, तो स्विमिंग करते हैं तब क्या होता है, जो स्विमर है वो हाथ से पानी को पीछे की ओर करता है। क्यों करता है? क्योंकि सामने वो इधर की ओर राइट डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। वो जब राइट डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है तो जो वाटर है वो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब वाटर उस पर फोर्स कम लगाए, इसके लिए वो क्या करता है, पानी को अपने आगे से हटाता रहता है, तभी तो वो आगे की ओर मूव कर जाता है। तो यानी जो स्विमर, इसलिए इसको एक अच्छी एक्सरसाइज बताया जाता है क्योंकि इसमें हमारा एनर्जी लॉस होता है। तो बाकी जो बर्ड्स है, फिशेज है, जो एरोप्लेन है, इनकी बॉडी हमेशा स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है ताकि ये फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सके और इजीली उस जो फ्लूइड है उसमें ये मोशन कर सके। तो देखो आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने जो फ्रिक्शन का चैप्टर था इस सेशन में हमने उसे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।